नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माउलकर संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, आप सभी कुशल एवं मंगल होंगे, यह मैं कामना करती हूँ। आप सभी ने अभी तक के सारे वीडियो देखे होंगे। हमारे सारे पाठ कंप्लीट हुए हैं फर्स्ट टर्म के पोर्शन के अनुसार। ग्रामर का भी पोर्शन हो गया है। तो अभी जो अपठित गद्यांश होते हैं, अपठित पत्र, चित्र, तो चित्र वर्णन भी हमारा हो गया है। तो जो जो टॉपिक अभी बाकी है, 2-3 टॉपिक, वह मैं एक एक वीडियो में अभी कंप्लीट कर रही हूँ। तो आपने भी वह वीडियो अच्छी तरह से देखने हैं, समझने हैं, और कुछ डाउट होता है तो रिवीजन क्लास में मुझे पूछने हैं। तो सबसे पहला हमारा जो अपठित प्रश्न जो आता है अपठित गद्यांश पर, वह 10 मार्क्स का होता है, कभी 5 मार्क्स का होता है। तो यह जो है अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज, उसका आपको बहुत बार बहुत बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स पॉइंट्स यहाँ पर बताऊँगी, तो आपने समझना है। और वह जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वह फॉलो करने हैं, वह नियम ध्यान में रखने हैं। छोटी छोटी बातें होती है, वही आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि यह संस्कृत, यह जो भाषा है, यह समझने के लिए, यानी आए दिन हम यह भाषा दैनंदिन रोज में हम बोलते नहीं हैं, तो इसलिए हमें उसका अभ्यास करना है, ग्रामर का। और ग्रामर यानी शब्द रूप और धातु रूप, इतना बेस आपको यदि अच्छे से याद है तो आपको समझ में आता है लिखा हुआ। तो जो जिनका पूर्व ज्ञान जो है संस्कृत का, वह यदि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो यह जो अपठित बोध जो होते हैं, अपठित गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, तो यह आपको अपठित हो या फिर पठित हो तो इजीली आप लिख पाते हो, समझ पाते हो। बोध होना यानी समझना, तो बोध उसका यदि आपको हुआ तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर लिख पाते हो और समझ भी पाते हो। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अभी भी आप रीडिंग बंद नहीं करना है। रीडिंग भी उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबुलरी आपकी ज़्यादा होंगी, शब्दों का ज्ञान जितना आप बढ़ाओगे उतना आपको कोई भी जो भाषा होती है वह समझने के लिए और अभ्यास करने के लिए उसके शब्दों का भंडार हमें बढ़ाना चाहिए। तो अभी हम 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से अपठित बोध का अभ्यास करते हैं कि हमें यह किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं। कुछ बिंदु हैं जो मैंने यहाँ प्रिंट करके रखे हैं, तो वही उसका आपने अभ्यास करना है, ध्यान में रखना है। तो संस्कृत का जो भी अपठित होता है, संस्कृत पठित व अपठित गद्यांश, पठित पद्यांश और नाट्यांश। देखो आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, यानी संस्कृत के पेपर का पैटर्न, उसमें सर्वप्रथम अपठित आता है और फिर जो पठित इसमें अवबोधन में आता है वह पठित गद्यांश आता है। एक श्लोक के ऊपर आपको पद्यांश उसे ही बोलते हैं। एक श्लोक रहता है, उसमें आपको प्रश्न पूछे रहते हैं। फिर होता है एक नाट्यांश। नाट्यांश यानी जो संवाद रूपी जो पाठ होता है ना, वह जैसा हमारा 3rd पार्ट है गोदोहनम, उसमें मल्लिका और चंदन इनके जो संवाद दिए हैं और बाकी जो उमा का है और अन्य कैरेक्टर, तो इस प्रकार के जो लेसन होते हैं वह होते हैं नाट्यांश।
और पद्यांश के लिए मोस्टली जो स्टोरीएबल पार्ट होते हैं जैसे स्वर्ण काकः तो इत्यादि जो पार्ट है तो उस प्रकार के जैसे भी भ्रांत बालः यह पाठ है, यह गद्यांश के लिए उचित होता है। और पद्यांश यानी श्लोक, कोई भी 2 या फिर 4 लाइन के जो श्लोक होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह हुआ आपका पेपर पैटर्न। उसी प्रकार सबसे पहले हमें दिया रहता है, यानी यह कोई भी आप सॉल्व करोगे, अपठित हो, पठित हो या फिर नाट्यांश हो या फिर पद्यांश हो, तो ये सॉल्व करते समय आपको एक ही जो नियम है या फिर बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो भी आपको दिया हुआ अनुच्छेद है, तो नाट्यांश हो, पद्यांश हो, जो भी आपने गद्यांश हो, वह क्या करना है आपने, तो उसमें जो प्रश्न पूछे हैं वह पैटर्न हो दिया रहता है। वो 4 प्रकार के रहते हैं, अनुच्छेद से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको पूछा जाता है एक पदेन, यानी 1 वर्ड आंसर। फिर होता है पूर्ण वाक्येन, फुल सेंटेंस, तो पूर्ण वाक्येन। फिर होता है यथा निर्देशम उत्तरत, या फिर भाषिक कार्य उसे ही कहा जाता है। फिर होता है शीर्षक लेखन, यानी टाइटल राइटिंग। तो एक पदेन व पूर्ण वाक्येन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे अनुच्छेद में रहते हैं। अभी वहाँ पर जो भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, एक पदेन हो या फिर पूर्ण वाक्य न हो, तो उसके जो उत्तर होते हैं वह वही उसी परिच्छेद में आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वो परिच्छेद जो दिया है अनुच्छेद, वह अच्छे से आपने पढ़ना है। फिर यथा निर्देशम वाला जो क्वेश्चन होता है, 3rd वाला, वह व्याकरण से संबंधित होता है। यानी व्याकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उस अनुच्छेद पर बनते हैं या फिर निकलते हैं, वही प्रश्न आपको वहाँ पूछे जाएंगे। तो वह प्रश्न कौन कौन से रहेंगे, यह देखते हैं हम। 4th नंबर का पॉइंट है हमारा, गद्यांश पढ़ने से पूर्व प्रश्नों को पढ़ें। अभी वहाँ जो प्रश्न आपको दिए होंगे एक पदेन पूर्ण वाक्य न, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने वह जो दिए हैं पद्यांश गद्यांश, उसमें से वह पहले तो प्रश्न पढ़ लेने, फिर दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर जो अनुच्छेद दिया है वह आपने ध्यानपूर्वक और दिमाग में वह प्रश्न लेकर पढ़ने हैं। फिर एक पदेन का उत्तर एक शब्द में ही लिखना चाहिए। जो एक पदेन प्रश्न पूछा है 1 वर्ड में, तो 1 वर्ड ही उसका आंसर होना चाहिए। और ज़्यादातर ध्यान दीजिए कि जिस विभक्ति में आपको प्रश्न पूछा है उसी विभक्ति में उसका आंसर होना चाहिए। तो फिर यदि आपको ऐसा नहीं आ रहा है, बहुत बच्चों को एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आते हैं, तो उन्होंने संदेह है यानी डाउट आ रहा है आपको, तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं। वह सेंटेंस, यदि आपको जो वाक्य लग रहा है कि इस वाक्य में यह उत्तर है, तो कम से कम वह वाक्य लिख दीजिए। तो यदि वहाँ पर वो रिलेवेंट शब्द वहाँ पर होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने कुछ भी आगे पीछे कुछ भी लिख दिया तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बोध करो, जो भी लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या लिखा है यह नहीं है, उसकी परीक्षा आपकी क्या है कि बोध कराना है। वहाँ आपको कितना अवगत हुआ है, यानी कितना आपका नॉलेज है भाषा के बारे में। तो कम से कम बोध होकर होने से
जितना आपको समझ, इतना ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड वहाँ आपको एग्जैक्ट शब्दों के अर्थ लिखने हैं या फिर मीनिंग लिखने हैं, अनुवाद करना है, यह नहीं होता है। तो रिलेटेड उसको कितना आपने वो पूरा पैराग्राफ समझा और उसके ऊपर जो भी नॉमिनल क्वेश्चंस होते हैं वह आपको पूछे जाते हैं। तो यह वह तरीका होता है। पूर्ण वाक्य न का उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। अभी पूर्ण वाक्य न बोला है तो पूरे ही वाक्य में यानी फुल सेंटेंस में आंसर होना चाहिए। तो बहुत बच्चे वहाँ पर इतना आलस करते हैं, तो संस्कृत के पहले 4-5 लाइन के कभी आंसर नहीं होते हैं, कभी भी वन वर्ड के होते हैं या फिर 1 लाइन के होते हैं। तो वही पैराग्राफ में ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो एक लाइन लिखने भी यदि आपको मुश्किल होती है तो मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। तो स्वच्छ और क्लियर हैंडराइटिंग में आपने पूर्ण वाक्य में पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है। ज़रूरी नहीं कि 2-4 वो लाइन वहाँ होंगी, कभी कभी एक ही शब्द पूरे वाक्य में आपको लिखना होता है। जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा रही है वही अनुच्छेद का शीर्षक होता है। जो शीर्षक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको कभी कभी 2 मार्क्स भी रहते हैं। तो यह अवश्य आपने शीर्षक यानी टाइटल, जैसे हमारा लेसन होता है, लेसन का नाम होता है, तो किस पर आधारित होता है, जिस पर वह टॉपिक दिया हुआ है, यानी विषय क्या है अनुच्छेद का। जैसे दीपावली पर होगा या फिर कोई स्टोरी दी होंगी, उसका मूल्य लिखना है। तो इस प्रकार से आपने जो भी रिलेटेड वो टॉपिक दिया है उसका वह शीर्षक लिखना चाहिए। फिर हमें देखने हैं अनुच्छेद पर आधारित व्याकरण के प्रश्न। अभी देखिए, सबसे पहले जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है, यथा निर्देशक या फिर भाष्य का कार्य। तो आपने क्या करना है, बहुत अनेक प्रकार के वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने पहले कहा है कि पैराग्राफ यानी जो परिच्छेद दिया है अनुच्छेद आपको, वह किस टाइप का है, किस पर आधारित है, उसमें क्या क्या आया है। तो अनेक प्रकार का व्याकरण होता है, जैसे उपसर्ग है, कारक है, शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय है, सर्वनाम है ना। तो संधि भी होती है, बहुत बार संधि पूछी जाती है, विग्रह पूछा जाता है। तो आपने जो भी संख्या भी पूछी जा सकती है, संख्या विशेषण। तो वॉटेवर आपने जो भी अध्ययन किया है 9th तक, वह आपको वहाँ उससे रिलेटेड उस पैराग्राफ में यदि वह क्वेश्चन आता है, बनता है, तो वह पूछा जाता है। जैसे कर्तृपद मैं बार बार आपको हमेशा एग्ज़ाम के पहले समझा कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कर्तृपद और क्रियापद में। कर्तृपद यानी क्या, जो कर्ता होता है वह, क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो हमें कर्ता कैसे ढूंढना होता है, क्रियापद को क्वेश्चन करना होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, मोहनः पुस्तकं पठति। अत्र कर्तृपदम किम, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ क्रियापद है पठति। तो यदि हम क्रियापद को प्रश्न करेंगे, कौन पढ़ता है, कः पठति, मोहनः पठति, तो हमें आंसर मिलेगा मोहनः। तो यदि हम जब भी क्रियापद को प्रश्न करेंगे कौन, तो अभी यहाँ पठति दिया है, कभी धावती होगा, कभी नमति होगा, अनेक प्रकार के धातु क्रियापद हो सकते हैं। तो क्रियापद यह शब्द क्या होता है, धातु वाले, और कर्तृपद यानी शब्द रूप वाले जो शब्द होते हैं वह आते हैं कर्तृपद में। तो हमें आंसर मिला मोहनः।
उसी का अपोजिट प्रश्न पूछा जाएगा क्रियापदम छाटना। क्रियापद मोहनः पुस्तकं पठति। अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद आपको लिखना है। तो अभी हमने बोला था कि क्रियापद को प्रश्न कौन किया तो कर्तृपद मिला। तो हमें क्रियापद चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा, कर्तृपद के पास। कर्तृपद को प्रश्न पूछना है क्या। तो मोहन क्या करता है, तो मोहन पढ़ता है। तो मोहन पठति, जो भी धातु रूप वाले शब्द होंगे वो होंगे क्रियापद। अस्ति, करोति, पठति, ये सारे क्रू, अस, निस, नम, ये सारे धातुवाचक जो शब्द है वह क्रियापद में आएंगे। तो यहाँ पर आंसर होता है पठति। सर्वनाम पदम छाटना। उसी प्रकार से हमें सर्वनाम भी लिखने होते हैं। जैसे यहाँ हमने कर्तृपद लिखा, तो कर्तृपद यानी शब्द रूप, और शब्दों के स्थान पर जो शब्द आते हैं यानी नाम के संज्ञा के जगह जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम हमारे संस्कृत के तद है, इदम है, फिर और किम प्रश्नवाचक वाले हैं। तो बेसिक जो है जैसे सह, तौ, ते, साते, ता, तत्ते, तानि, अयम, इमो, इमे, इदम वाले हैं, इदम, इमे, इमानी। तो ये सारे जो है शब्द तो आपने ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। जैसे सह पुस्तकम पठति, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो वह जो है वह सर्वनाम है सह। फिर अव्यय पद भी पूछे जा सकते हैं आपको। मैंने कहा ना, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। अव्यय कौन से होते हैं ये आपको हमने जैसे एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं ना, उसका हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और वह सब का उपयोग कहीं पर भी ऑल पेपर में हो सकता है। कभी पत्र लेखन में उसका उपयोग होगा, कभी चित्र लेखन में होगा, कभी अपठित में होगा, कभी पठित में होगा। जो भी हम पढ़ते हैं ग्रामर, वो मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रामर बेस हमारी भाषा है, यानी जो संस्कृत है वह ग्रामर जितना अच्छा आपको आता है उतना आप वह करते हो। तो यहाँ पर अव्यय पूछे हैं तो अव्यय पता होने चाहिए। अव्यय क्या शब्द होते हैं जो कभी भी लिंग, विभक्ति और वचन अनुसार चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्द आपको वाक्य में से अलग निकालने आने चाहिए। पहले तो शब्द रूप धातु रूप पता होने चाहिए आपको। जैसे यहाँ लता यह शब्द रूप है, पुस्तकम यह भी शब्द रूप है, पठति यह क्रियापद है, और अपि यह क्या है, अव्यय है जो कभी भी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर आपने लिखना है अपि। पर्याय पदम छाटना। पर्याय पद यानी सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स आपको समानार्थी पद लिखने आने चाहिए। तो इसके लिए शब्द अर्थ जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं नोटबुक में, वह इसलिए ही लिखते हैं कि जितने ज़्यादा शब्द आपको पता होंगे उतना ईजी आपको ये समझना आसान होगा। यहाँ पर सूर्य अस्य पदस्य गद्यांश किम पर्यायपदम प्रयुक्तम। तो सूर्य के लिए यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो सूर्य के लिए अनेक शब्द हैं। जैसे सूर्य के लिए भानु है, रवि है, भास्कर है, दिनकर है, अरुण है। तो जो भी रिलेवेंट वहाँ पर पूछा होगा वह आपने लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द यानी क्या, तो यह आपने ध्यान में रखना है। पर्यायवाची यानी समानार्थी, सिनोनिम्स। फिर होता है उसका अपोजिट विलोम पद, या फिर उसको ही विपर्य भी बोला जाता है। विपर्य, विलोम, विरुद्ध। तो विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट शब्द। तो वी यानी ध्यान में रखना है विरुद्ध। तो बार बार आप पूछते हो ना एग्ज़ाम के टाइम, मैडम विरुद्ध शब्द, विलोम यानी क्या, विपर्य यानी क्या। तो अभी मैं बताऊंगी नहीं, अभी आपको वी से विरुद्ध
विरुद्ध का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट। तो अपोजिट शब्द लिखने हैं। जो भी दिया हुआ शब्द है उसका अपोजिट, जैसे प्रकाश हो, इसका अपोजिट क्या होगा? अंधकार या फिर तमः। फिर और आगे हम देखते हैं विशेष्य विशेषण। यह 9th और 10th स्टैंडर्ड को हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण विशेष्य ये जोड़ी होती है दो शब्दों की, एक नाउन और दूसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण, नाउन यानी विशेष्य। विशेष्य यानी जो संज्ञावाची शब्द रूप वाले जो शब्द होते हैं वह होते हैं विशेष्य। यानी कर्ता जो होता है और उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होता है वह विशेष्य। जैसे यहाँ पर दिया है कृष्ण सर्पः। सर्पः यह नामवाची शब्द है, नाम कैटेगरी में आया, और उसको सुशोभित करने वाला शब्द है विशेषण, वह है यहाँ कृष्ण। तो सांप है पर कैसा है? काला है, तो काला सांप। तो यहाँ पर विशेषण क्या हुआ? कृष्ण। उन्नतः वृक्षः, अत्र विशेषपदं किम्? वृक्ष यह शब्द रूप वाले शब्द है, नाम वाला शब्द है, तो वृक्ष है यानी पेड़। वह कैसा है? उन्नत है, उन्नत यानी बहुत बड़ा। तो विशेष्य क्या हुआ? वृक्ष। विभक्ति वचन छाड़ना है। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। विभक्ति लिखो, लकार लिखो, वचन लिखो। तो ये 3 प्रकार के हो गए। तो यहाँ पर जैसे छात्रस्य अस्य विभक्ति वचनम च लिखत, तो आपको छात्रस्य का विभक्ति और वचन लिखना होगा। उसी प्रकार से यदि वहाँ पर पठति पूछा है तो पठति इसमें कौन सा कह धातु हो, कह लकार हो। इस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार के प्रश्न। जैसे हमारे इस बुक में दिए हैं अपठित अवबोधनम। देखो आपका अभ्यास समान पुस्तिका जो है वह आपने अभ्यास करना है। उसमें अनेक अपठित गद्यांश दिए हैं, वह आपने सॉल्व करना है और उसमें कुछ डाउट है तो मुझे पूछना है। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को 3-4 बार ध्यान में पढ़ना है। एक बार रिवाइज करिए हमारे पॉइंट हमने क्या क्या पढ़े। फिर गद्यांश में दिए गए अवयवों तथा विभक्तियों का पूरा ध्यान रखना है। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट न होने की स्थिति में पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़कर शब्द का भाव ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी एक शब्द हमें खटकता है, नहीं समझ में आता है, तो उससे फिर हम रुक जाते हैं। तो रुकना नहीं है, तो उसका हमने क्या करना है? भाव ग्रहण करना है। तो रिलेटेड वह लगाना है, उसका अंदाज लगाना है शब्द का। शीर्षक सार्थक वाक्य या सूक्ति की एक प्रसिद्ध पंक्ति में ही होना चाहिए। जो शीर्षक जो भी आपको पूछा जाता है वह क्या होना चाहिए? एक सूक्ति में होना चाहिए। जो लास्ट में मैंने बोला, कभी भी पैराग्राफ के लास्ट लाइन में सूक्ति दी रहती है। तो एक तो ये आप सूक्ति लिखो या फिर प्रसिद्ध ऐसी पंक्ति में लिखना चाहिए, वह अनिवार्य है। भाषिक कार्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर संबंधित वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़कर और उन्हें समझकर ही दिए जा सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाषिक कार्य में एक आपको पहले एक वाक्य पूछा जाता है, यानी दिया जाता है वहाँ, और उस वाक्य को आपने ध्यान में रखना है, न कि पूरे गद्यांश को। तो यदि उस गद्यांश में से एक वाक्य आपको दिया है और उस वाक्य को केंद्रित करके आपने नेक्स्ट उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है वह लिखना है। अभी जो से हमने यहाँ देखे थे वाक्य, मोहनः पाठम पठति, तो मोहनः पाठम, यह जो वाक्य है तो उस पर हमने केंद्रित करना है। तो अभी हम अपठित गद्यांश देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गद्यांश 1, दीपावली के ऊपर यह गद्यांश दिया हुआ है। तो यह आपने
पढ़ना है। और इस पर जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, जैसे एकपदेन पूर्णवाक्येन भाषिक कार्य शीर्षक लिखत, तो वह आपने कैसे करने हैं। जैसे भाषिक कार्य में देखिए विलोम पद पूछा है, प्रवृद्ध इत्यस्य किं विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, पर्व इत्यस्य विशेषण पूछा है, तो आपने वह शब्द वहाँ ढूंढना है, पर्व। फिर लाभ कर इत्यस्य किम विपर्य, विपर्य पदम और विलोम पदम दोनों भी एक ही है, नहीं तो आप और बोलोगे मैम वहाँ विलोम पूछा है वहाँ नीचे विपर्य, तो वाला दोनों का भी मीनिंग अपोजिट ही होता है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितं शीर्षकं लिखत, तो समुचित शीर्षक हमें यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये अभी दीपावली के ऊपर हमें दिख रहा है, दीपावली प्राचीनतम पर्व अस्मिन् दिने, तो यहाँ पर दिखे देखो लास्ट लाइन पर हमें फोकस करना है। कस्मिंश्चित् अपि कष्टकरः भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति अस्माकं आदर्शः। तो हमारा जो शीर्षक होता है वह क्या होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, सुक्ति होनी चाहिए, मुहावरा होना चाहिए, या फिर उससे कुछ बोध मिले ऐसा मूल्य होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी दुख का भागी न हो, माँ कश्चित दुख भाग भवे, यह आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से एक एक छोटी छोटी बात यदि आप ध्यानपूर्वक लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। और एक देखिए संस्कृत शिक्षा के ऊपर है यहाँ पर, तो पहले आपने प्रश्न यहाँ देखे है, लोकैः सम्प्रति शिक्षायाः किम उद्देश्यं स्वीकृतं, तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन में से आपने यहाँ ढूंढना है वही लाइन। तो जैसे यहाँ उत्तर भी दिए हैं, पुत्र शिक्षा थी नाम अभावः, तो अभी आपको इस प्रकार के ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, वो आपको लिखने कभी कभार दिए तो इजीली लिख देना। फिर पूर्ण वाक्य न, देखो कि कैसे यहाँ पर लिखा है पूर्ण वाक्य न, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। संस्कृत शिक्षायां प्रथम बाधा का अस्ति, तो संस्कृत शिक्षायां प्रथम बाधा इयं यत् अस्यां, पूरा लाइन लिखना है। कभी कभी आपको सेंटेंस फॉर्म भी करने होते हैं, तो वह भी इजीली आपने लिखना आना चाहिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ये पद्यांश जो है पठिए गद्यांश सॉल्व करोगे वह उतना आपके लिए लाभकारक होगा। फिर भाषिक कार्य में देखिए अनुच्छेदे कस्मै, ये वाला एक ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अस्याम पदम, ये जो भी एक वर्ड दिया जाएगा यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो किसके लिए, कस्मै यानी किसके लिए, तो किसके लिए है यह अस्याम, अस्याम यह पद किसके लिए होगा, शिक्षा यही छात्रेभ्य, तो जो भी यहाँ शब्द दिया होगा वो आपने, तो यहाँ पर शिक्षा यही शिक्षा के लिए है, संस्कृत शिक्षा यही। वर्तते इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, वर्तते यह क्या है, क्रियापद है, तो यह क्रियापद किसके, यानी इसका कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पर जो भी है यहाँ पर जैसे अभाव है तो आपने वह देखना है। लोकैः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, लोकैः इसका क्रियापद क्या है, लोकैः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो आपने क्रियापद ढूंढना है। तो क्रियापद कैसे ढूंढोगे, कर्ता को प्रश्न करके, तो यहाँ पर जैसे स्वीकृतम है। अस्य कदाच गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकम् अस्ति, किम अस्ति, तो आपने यहाँ लिखना है संस्कृत शिक्षा या समस्या। तो इस पैराग्राफ में जो भी दिया है वह आपने समझ के लिखना होता है। जैसे अभी ये संस्कृत शिक्षा के ऊपर है
उसकी समस्या के ऊपर दिया हुआ परिच्छेद है। तो ये सब पढ़ने के बाद यदि आपको समझ में आया तो उस प्रकार से आपने यहाँ टाइटल लिखना होता है। तो अभ्यासवान भव पुस्तिका में जो परिच्छेद दिए हुए हैं वह उसका आपने अभ्यास करना है। और मुझे कुछ भी डाउट है उसमें, कुछ ऐसा शब्द है तो आपने रिवीजन के टाइम मुझे पूछना है। तो और मैं एक गद्यांश आपको बताती हूँ कुछ, तो आपने सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर आपने ये सॉल्व किया होगा या फिर कभी पढ़ा होगा, तो कभी कभी ना कथा के रूप में भी यह पैराग्राफ दिया रहता है। तो कथा आपको समझनी है, वहाँ पर किसके बारे में है, क्या है, और उसके ऊपर यदि जो प्रश्न पूछे हैं, जैसे यहाँ पर कह भूमौ पतितः आसीत, तो यह सिद्धार्थ की, राजकुमार सिद्धार्थ की आपने 8th स्टैंडर्ड में कथा पढ़ी होंगी। यह अपठित पढ़ा भी होगा। तो यह इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछे हैं एक पदेन, तो एक पद में लिखा है हंस। देखो यहाँ पर हंस कस्य समीपम गत्वा, तो कस्य यहाँ पर किस विभक्ति में है, कस्य षष्ठी, तो उसका आंसर भी आएगा षष्ठी विभक्ति में, सिद्धार्थस्य। फिर पूर्ण वाक्य में है तो पूरे वाक्य में देखो जितना है उतना पूरा लिखा है। यहाँ पर आलस नहीं करना है आपको, और फुल स्टॉप हमेशा दंड के रूप में देना है। फिर यथा निर्देशम उत्तरतः, यहाँ पर देखो अभी ये सेंटेंस जो है ना उस पर आपको फोकस करना है। एषः हंसः मया निपातितः इत्यत्र मया सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, अभी वाक्य दिया है एषः हंसः मया निपातितः, यह हंस मेरे द्वारा मारा गया, गिराया गया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस था, इत्यत्र यानी यहाँ, मया यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, देवदत्ताय, देवदत्त के लिए, मेरे द्वारा, यानी जिसने भी यह वाक्य बोला होगा तो मेरे द्वारा यह, तो मेरे द्वारा यानी किसके द्वारा, देवदत्ताय। और कस्मै का आंसर हमेशा चतुर्थी में आएगा। फिर है रक्षक इत्यस्य किं विलोम पदम, अगेन विलोम पद पूछा है। तो रक्षक भक्षक, यह क्या हुआ, ऑपोजिट शब्द हुए हैं दोनों। राजकुमार सिद्धार्थ अनयोः पदयोः विशेषणम किम, तो यहाँ पर देखो अगेन विशेषण पूछा है। अनयोः पदयोः, यहाँ पर बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं। इन दो पदों में, इसका मतलब होता है अनयोः पदयोः, इन दो पदों में, कौन से दो पद, पद यानी शब्द, राजकुमार एक शब्द हुआ, सिद्धार्थ हो, तो सिद्धार्थ यह नाम हुआ, उसका विशेषण क्या हुआ फिर, राजकुमार हो, तो विशेषण पदम की राजकुमार। तो समानार्थक पदम की, समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द, श्रुत्वा आकर्ण्य, सुनकर, सुनकर, तो दोनों का भी मीनिंग एक ही होता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रश्न आपको अपठित गद्यांश में पूछे जाएंगे, तो आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो आज मैंने जो जो पॉइंट यहाँ बताए हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। और अपठित गद्यांश जो आपने पढ़े नहीं होते हैं, अनसीन पैसेज, उसे कहा जाता है। तो अनेक प्रकार के एक पदेन, पूर्ण वाक्येन,
और भाषिक कार्यम, और एक होता है शीर्षक लिखना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह अच्छे से आपने पूरे कंप्लीट करने हैं सुवाच्य अक्षरों में। अक्षरों पर ध्यान देना है, पहले सॉल्व कर लेना, फिर अक्षरों में अच्छे से लिखना है। लिखते समय गड़बड़ी गंदगी करनी नहीं है, क्लियर होना चाहिए। वहाँ पर बहुत काट छाट करके आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हो आंसर शीट पर, तो वहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, डाउट है, तो आपने मुझे रिवीजन वाले पीरियड में पूछना है। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, अगले वीडियो में मैं नया टॉपिक के साथ आऊँगी। धन्यवाद।